अगर पहला सवाल मेरा आपसे, क्या लगता है कि जो बहुजन राजनीति है आज के दौर की, वो कहां पर खड़ी है? क्या उसे कभी सत्ता का सुख मिल पाएगा? और बहुजन समाज के लिए बाबा साहब को समझने के बाद और बस बाबा के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपने आप को झोंक दिया। अब वो पूरे बहुमत की सरकार तो बहुजन समाज ने दी और उसका श्रेय दे दिया ब्राह्मणों को कि ब्राह्मणों की वजह से सत्ता मिली। अब जो मान्यवर की पार्टी है वो ब्राह्मणवाद के लिए समर्पित हो गई, क्योंकि वो तथाकथित उत्तराधिकारी हैं, वो ब्राह्मणवाद के लिए समर्पित हो गई और उनके समर्पण से भारतीय जनता पार्टी जीरो से हीरो बन गई। भाई आरएसएस का एक आदमी है सतीश मिश्रा, हमारे यहाँ बैठा है जबरदस्ती, और उसको ये सिर पर रखे बैठी रहती है। लेकिन नहीं, आज भी मायावती जी ये कहती हैं कि मुझे देश में कोई लायक नहीं दिखा, इसलिए मुझे मजबूरी में उसको आनंद को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाना पड़ा और अपने भतीजे को लाना पड़ा। संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है, कमी है नियत की। ना मायावती जी की अंदर नियत है मान्यवर के आंदोलन को चलाने की, अब 5% है। सतीश मिश्रा है, उसको आखिर किस वजह से पार्टी में बनाए रखा? सतीश मिश्रा आरएसएस के एजेंट हैं। क्या मायावती जी की हैसियत से कई गुना ज्यादा उनको मिल गया, और अगर ये ईमानदारी से काम करते तो देश का प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं, मायावती खुद होती ये नंबर 1 की झूठी हैं, पल पल पर झूठ बोलती हैं। अच्छा, तो इनकी बात पे तो भरोसा कोई करेगा ही नहीं देश में। आत्महत्या कर लूंगी, इनने 10 बार तो आत्महत्या की धमकी दी है, तो मायावती ने इस्तीफा क्यों दिया? ये बड़ी बात है। काशीराम साहब ने मायावती जी की गलत नीतियों से दुखी होकर 25 अगस्त को मायावती से को पार्टी से निष्कासित करने का सोच पैदा कर ली। नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा। मैं आज मौजूद हूं आगरा में और मेरे साथ हैं दिनेश कुमार गौतम जी, जो मान्यवर काशीराम साहब के साथ बचपन से इन्होंने मान्यवर साहब का हाथ पकड़ा, उनके चरण स्पर्श करे और उनके बताए हुए रास्ते पर चले, और एक लंबा प्रयास है कि बहुजन राजनीति को भारत में, इस देश में सशक्त किया जाए। उस पर हम खुलकर बात करेंगे कि आखिर जो हालात बिगड़ गए हैं बहुजन राजनीति में, क्यों नहीं ताकतवर बन पा रही, आखिर जो बड़े सवाल हैं, और जो दलित बहुजन जो पूरा एक समाज है वो अपने आप को किसकी ओर देख रहा है, क्यों वो सशक्त नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, एक सच्चे सिपाही मान्यवर काशीराम साहब के, और जिन्होंने एक लंबा प्रयास किया कि कैसे सिरमौर बने बहुजन सत्ता की ओर। दिनेश कुमार गौतम जी, आपका डेमोक्रेटिक भारत में स्वागत है सर। आपका भी डेमोक्रेटिक भारत का आगरा में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश जी के बारे में आपको बताऊं कि दिनेश जी को लगभग बहुजन राजनीति को समझते हुए लगभग मुझे जहां तक है कि 30 के आसपास 40 साल हो चुके हैं। मैंने कहा कि बचपन से उस राजनीति को वो समझ रहे थे। बीच में कई लोगों से खटास हुई और आज वो एक ऐसे रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है कि जिससे कि बहुजन राजनीति इस देश की सशक्त बने और दलित, गरीब, वंचित लोगों को उसकी ताकत का एहसास हो और उन्हें संवैधानिक अधिकार मिले। मैं सही कह रहा हूँ? यस यस, बिल्कुल। दिनेश जी, अगर पहला सवाल मेरा आपसे, क्या लगता है कि जो बहुजन राजनीति है आज के दौर की, वो कहां पर खड़ी है? क्या उसे कभी सत्ता का सुख मिल पाएगा? देखिए, पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मान्यवर काशीराम साहब ने जो अपने जीवन का अनमोल समय था, क्योंकि अगर कोई कहे कि वो अपने लिए क्या कर सकते थे, सबको पता है कि वे बड़े अधिकारी थे, वैज्ञानिक थे, और वैज्ञानिक की नौकरी की उन्होंने परवाह न की, नौकरी छोड़ दी, ऐसे ही छोड़ दी जैसे कुछ थी ही नहीं। और बहुजन समाज के लिए बाबा साहब को समझने के बाद और बस बाबा के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपने आप को झोंक दिया। और उन्होंने सिर्फ आंख बंद करके नहीं झोंका, बाबा को समझा, और बाबा साहब को समझने के बाद बाबा साहब क्या चाहते थे उसको करने में लग गए। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि कहने में और लिखने में कोई कमी नहीं रही है। बाबा साहब ने भी बहुत लिखा है और बहुत कहा है, कमी रह गई है तो करने की रह गई है। जो करने की कमी रह गई थी उसको मान्यवर काशीराम साहब ने पूरा किया। और रही सत्ता की,
तो सत्ता तो हमें मिली मान्यवर के मतलब निधन के जस्ट बाद पूरे बहुमत की सरकार मिली। अब वो पूरे बहुमत की सरकार तो बहुजन समाज ने थी और उसका श्रेय दे दिया ब्राह्मणों को कि ब्राह्मणों की वजह से सत्ता मिली। अब जिस सरकार को बहुजनों ने बनाया, बहुजन समाज ने मिलकर बनाया और उसका श्रेय दे दिया ब्राह्मणों को, तो बहुजन तो ठगा हुआ महसूस करेगा ही। अब बहुजन समाज को ठगा हुआ महसूस नहीं किया, बहुजन समाज चिढ़ गया। इधर 5 साल की पूरी सरकार जो बहुजन समाज के लिए, बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए थी, वो सरकार जो है ब्राह्मणवाद के समर्पित हो गई। तो इस वजह से मान्यवर काशीराम जी नहीं रहे और उनका जो विचारधारा का जो आंदोलन है, फूले साहू पेरियार अंबेडकर का जो आंदोलन था, जिसे मान्यवर काशीराम जी ने 100% अमल में ला करके उसको पूरे जीवन भर जो है उस संघर्ष आगे बढ़ाया, उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। लेकिन मान्यवर काशीराम जी नहीं रहे तो उनकी विचारधारा भी नहीं रही, उनका आंदोलन भी नहीं रहा। अब जो मान्यवर की पार्टी है वो ब्राह्मणवाद के लिए समर्पित हो गई, क्योंकि वो तथाकथित उत्तराधिकारी हैं, वो ब्राह्मणवाद के लिए समर्पित हो गई और उनके समर्पण से भारतीय जनता पार्टी जीरो से हीरो बन गई, देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आज अगर मायावती जी गलती नहीं करती, ये गलती एक तो होती है अनजाने में हो जाए, ये तो जानबूझ के की इन्होंने। अच्छा भाई, आरएसएस का एक आदमी है सतीश मिश्रा, हमारे यहाँ बैठा है जबरदस्ती, और उसको ये सिर पर रखे बैठी रहती है। अब इनको या तो मिश्रा नजर आता है या अपना परिवार नजर आता है। मायावती जी को अपने परिवार के अलावा बहुजन समाज में कोई काबिल आदमी नहीं दिखता है। उन्होंने एक भी ओबीसी का, एक भी शेड्यूल कास्ट का लीडर नहीं रहने दिया बीएसपी में। तो मान्यवर की जो पार्टी और मान्यवर का जो आंदोलन था आज से 40 साल पहले जो शुरू हुआ, वो 2006 के बाद समाप्त हो गया। समाप्त हो गया, मृत प्राय हो गया। 5 साल सरकार रही, आप सीधा खासतौर पे बहुजन समाज पार्टी और बहन जी पर अब आरोप लगा रहे हैं कि वो जो सत्ता थी वो ब्राह्मणों की उन्होंने पूरा काबिज कर लिया, ब्राह्मणवाद के लिए समर्पित हो गई। दलितों के लिए कोई बड़ा काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो इतना बड़ा अंबेडकर, सतीश मिश्रा की मम्मी के नाम से 16,000 करोड़ की यूनिवर्सिटी बना दी। अच्छा, क्या बाबा साहब की माँ के नाम नहीं बन सकते थे? कांसीराम साहब की माँ के नाम नहीं बन सकते थे? क्यों नहीं बन सकते थे? नहीं, तो जो इतने जो पार्क बनाए बहन जी ने नोएडा के अंदर और लखनऊ के अंदर, और इतनी यूनिवर्सिटी बनाई, क्या उससे बहुजन और दलित संतुष्ट नहीं है? देखिए, ऐसा होता है 10 काम मैं अच्छे कर दूं और 2 काम ऐसे कर दूं जिससे वो जो 10 काम है वो धुल जाए या छुपा लें। कुछ काम मायावती जी ने अच्छे भी किए, लेकिन उनके कुछ काम इतने गलत हो गए कि वो अच्छे काम अब दिख ही नहीं रहे। भाई, जो पार्क बनाए उनमें सब में अपने परिवार की अपनी मूर्तियां लगाने के अलावा क्या काम किया? भाई, क्या जरूरत थी अब इन्हें पार्कों की? हमें तो कह रहा हूं विश्वविद्यालय 10 और बन जाते। अगर पार्क बनाए हैं तो सतीश मिश्रा की मम्मी के नाम से यूनिवर्सिटी भी तो बनाई है, उसकी क्या जरूरत है? यूनिवर्सिटी बनानी थी तो मान्यवर काशीराम जी की मां के नाम से बनानी चाहिए, जिनकी वजह से आज हम लोग सब कुछ है। लेकिन नहीं, आज भी मायावती जी ये कहती हैं कि मुझे देश में कोई लायक नहीं दिखा, इसलिए मुझे मजबूरी में उसको आनंद को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाना पड़ा और अपने भतीजे को लाना पड़ा। यानी कि पूरी पार्टी में परिवार के अलावा कुछ और है ही नहीं। हाँ भाई, मैं तो आज भी मैंने सोशल मीडिया पे लिखा है, एक साथी हैं प्रोफेसर, वो स्टेटमेंट उनका आया तो मैंने उस पर लिखा कि बहुजन समाज में भी नौजवान पैदा होते हैं, पैदा हुए हैं, होते भी रहेंगे। मायावती जी के परिवार में ही सिर्फ नौजवान नहीं है, और जिनको वो नौटंकी कर रही हैं, कभी हटा देती हैं, कभी लगा देती हैं, कभी हटा देती हैं, फिर कभी लगा देती हैं, इनको हम बेवकूफ थोड़ू हैं। न पूरे देश का बहुजन समाज बेवकूफ है, सब जानते हैं कि वो अपने भतीजों को सिंपैथी दिलाने के लिए ये नौटंकी चल रही है। बहुजन समाज पार्टी तो उनकी और उनके पिताजी की प्रॉपर्टी बन गई है। यानी कि आपको लग रहा है कि जो निकाला था फिर ले लिया, फिर निकाल दिया। अरे कुछ दिन पहले भी तो हुआ था। फिर पहले बनाया, फिर हटाया, फिर ले लेंगे। अरे क्यों नहीं लेंगे? सब कुछ उन्हीं का है। मायावती जी और
पूरा जो है अपने परिवार के लिए समर्पित है, उनके लिए बहुजन समाज कोई मायने नहीं। चलिए, वो तो परिवार की बात, आपने सीधा आरोप लगाया। मैं दिनेश जी, एक सवाल मेरा ये है, जो बहुजन दलित राजनीति है, खास तौर पे जो इतना लाखों करोड़ों अवाम है इस देश की, जो लगभग 2-2.5 साल के जो संघर्ष चला, उसके बाद में जो मान्यवर काशीराम साहब का अथक प्रयास और सत्ता की चाबी आपके हाथ में दे दी, और केंद्र की भी चाबी आपके हाथ में लगभग वो दे दी थी कि आप केंद्र में भी आप सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। बिल्कुल। उसमें क्या क्या कमी रही? क्योंकि हमारा जो दर्शक है वो ये जानना चाहता है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में मैं इस समय मौजूद हूं, 27 में चुनाव होने वाला है। बहन जी को आज वो सीएम बना रहे हैं, एक तरफ दूसरे भी एक नेता है चंद्रशेखर आजाद, वो भी नीला झंडा लेकर कूद गए हैं। आप मुझे बताइए कि बहुजन दलित राजनीति में ऐसी कौन सी कमी थी जिसको लेकर उन कमियों को पाटा जा सकता है या खत्म किया जा सकता है, या वो कमी कौन कौन सी थी? देखिए, बहुजन राजनीति जो है एक विचारधारा पर आधारित है। जी। कांशीराम जी का आंदोलन या कांशीराम जी से पहले के महापुरुषों के जो आंदोलन रहे हैं, चाहे महात्मा फुले का आंदोलन रहा हो, चाहे साहू महाराज का रहा हो, चाहे नारायण गुरु का रहा हो, हैरियर साहब का रहा हो, बाबा साहब का रहा है, या मान्यवर काशीराम जी का, ये विचारधारा पर आधारित आंदोलन है। कमी ये है कि विचारधारा खत्म हो गई है, मूवमेंट पे काम नहीं हुआ। देख, कोई मूवमेंट पर काम नहीं हो रहा है। अच्छा। तो हम लोगों को जब हम, क्योंकि इतनी बड़ा संगठन बनाने में हम लोगों ने पूरा जीवन लगाया, मान्यवर काशीराम जी ने तो बलिदान कर दिया अपने आप को। मान्यवर काशीराम जी का जो पूरा जीवन है और जो अनमोल जीवन था उनका, वो उन्होंने बलिदान कर दिया हमारे लिए, हमारे देश के बहुजन समाज के लिए, और बहुजन समाज बनाने में और पूरी जीवन लगा गए। कमी मान्यवर की तरफ से नहीं रही, क्योंकि मान्यवर कहते थे, जो मैंने अभी बताया, कि लिखने में बाबा साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी, बाबा साहब ने कहने में कोई कमी नहीं छोड़ी, व्यवस्था बनाने में, व्यवस्था लागू कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कहने में और लिखने में किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। कमी रह गई थी तो करने की रह गई थी, जो मान्यवर काशीराम साहब ने करके भी दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया। बिल्कुल है। अब मान्यवर जी के रास्ते पर अगर चला जाए तो सत्ता हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं। क्यों नहीं चल पा रहे हैं? ये नियत ठीक नहीं है। नहीं तो इतना बड़ा आवाम पहले से जागरूक हो गया है। मान्यवर काशीराम साहब ने एक बुनियाद दे दी थी, आपको आधारशिला दे दी, उस पर इमारत भी बना दी। अब उस इमारत पे रंग, पेंट, किवाड़, अलमारी वो भी नहीं लगवाई जा रही है। अरे भाई, पैसे की कमी नहीं है। अच्छा। संसाधन की कमी नहीं, संसाधन का तो दुरुपयोग हो रहा है। सतीश मिश्रा जी हर साल करोड़ों, सैकड़ों करोड़ों रुपया रिश्वत में देते हैं जजों को, सीबीआई वालों को, इनको उनको, हर साल जा रहा है। संसाधन की कोई कमी नहीं है, संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है। कमी है नियत की। ना मायावती जी की अंदर नियत है मान्यवर के आंदोलन को चलाने की, या जो भी लोग सामने आ रहे हैं उनकी किसी की नियत नहीं है। अपने आप को और अपने परिवार को सिर्फ स्थापित करने में, इस बहुजन समाज को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। बहन जी की उम्र लगभग 70 साल होने वाली है। हाँ, एक अवस्था होती है, है ना? मैं ये कह रहा हूँ कि अब एक शारीरिक अवस्था है, उसके बाद में आदमी, उसकी क्षमताएं कम हो जाती हैं, शारीरिक कम नहीं हो गई, अब 95% खत्म हो गई पूरी उनकी, अब 5% है। सतीश मिश्रा है, उसको आखिर किस वजह से पार्टी में बनाए रखा, जबकि समकालीन इतने सारे नेता रहे, जिसमें बहुजन भी रहे, दलित भी रहे, मुस्लिम नेता भी रहे, और कई ऐसे जो सवर्ण समाज के थे लेकिन वो बहुजन विचारधारा के थे कई, उन तक को निकाल दिया बहन जी ने, लेकिन सतीश मिश्रा को बनाए रखा। क्या है ऐसा, ऐसी कौन सी चाबी है उनके पास? देखिए, ऐसा है, एक बार 2009 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले जी लखनऊ में एक ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था जी, उसमें मैं भी बैठा हुआ था। अच्छा। मैं था मौजूद। तो सतीश मिश्रा ने जब भाषण दिया तो सतीश मिश्रा ने स्पष्ट रूप से कहा, झूठ नहीं बोला बिल्कुल, ये इस मामले में मैं उनको ये बोलता हूँ, वो झूठ नहीं बोलता वो आदमी। अच्छा, जो बोला है सच बोला। बोला कि भाई देखिए, मेरे पिताजी आरएसएस के प्रचारक थे, अलग बात है वो बड़े अधिवक्ता भी थे, लेकिन आरएसएस के प्रचारक थे, और मेरा पूरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी हम आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो अगर मुझे राजनीति करनी होती तो मैं आरएसएस में जाता, लेकिन मैं तो मायावती जी से व्यक्तिगत जो है प्रभावित हुआ, इसलिए मैं इधर आ गया। ये उनका कहना था, लेकिन सच बात यह है, सतीश मिश्रा आरएसएस के एजेंट हैं, जो काशीराम साहब की बनी बनाई बात को बिगाड़ने के लिए मायावती जी के साथ चिपकाया गया है। तो क्या जब चिपकाया गया है, रोटी खाती है बहन जी?
रोटी खाती है? हाँ। बहन जी को सब कुछ पता है? हाँ। तो जब मालूम है कि चिपकाए गए हैं तो ऐसा कौन सा डर है बहन जी को? अब रोटी खाने की तो आप कह ही चुके हो। रोटी खाने वाला और बुद्धि रखने वाला ये जानता है कि कौन मेरे हित में है, कौन मेरे अहित में है। मायावती जी और उनके खानदान परिवार की कोई इतनी हैसियत नहीं थी कि मायावती जी को एक क्लर्क भी बना पाते, मायावती जी कहीं एक सभासद भी बन पाती। अच्छा। उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी। ये कांसीराम जी की हैसियत थी, ये बहुजन समाज की हैसियत थी कि मायावती जी की हैसियत से कई गुना ज्यादा उनको मिल गया। आज अगर देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट में मायावती जी से ज्यादा संपन्न कोई पूरे भारत में नहीं है, पूरे शेड्यूल कास्ट में। लेकिन संपन्नता का भी एक सीमा होती है, संपन्नता भी बहुत ज्यादा हो गई। पद में भी शेड्यूल कास्ट में उनसे ज्यादा कोई पूरे देश में नहीं पहुंचा। लेकिन उनका दिमाग अभी भी खराब है। तो रोटी खाने वाले व्यक्ति को मैं क्या कहूंगा, वो क्या खा रहा है? अभी कुछ और खा रहा है क्या? उसे समझना चाहिए जिसकी मेहनत से, त्याग से, बलिदान से, करोड़ों बहुजन समाज की अनमोल ऊर्जा से आज मायावती जी को सर्वोच्च सम्मान भारत में मिला है शेड्यूल कास्ट में। और अगर ये ईमानदारी से काम करते तो देश का प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं, मायावती खुद होती। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन नियत खराब होने की वजह से उनको हजम नहीं हुई पावर, उनको हजम नहीं हुआ सम्मान, उनको बहुजन समाज पार्टी का विरासत जो मिली वो भी हजम नहीं हुई। अभी बीच बीच में बहन जी कई ऐसे स्टेटमेंट दे रही हैं कि मेरा जीते जी कोई अब उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। मेरे जीते जी, पहले उन्होंने आकाश आनंद को अपने भतीजे को बनाया, उसके बाद में उसको अब निकाल दिया और पार्टी से भी निकाल दिया। स्टेटमेंट दिया कि मेरे जीते जी कोई नहीं रहेगा उत्तराधिकारी। ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये फिर दोबारा से बहन जी सुधर रही हैं, या मैं ये कहूं ये सुधारवाद की ओर है, जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं कि हाँ, अगर उनके अंदर कोई सुधारवाद आता है तो बहुजन राजनीतिक सत्ता की तरफ चले जाएगी, या सिर्फ एक छलावा है? देखिए, मैं 40 साल से बीएसपी में काम कर रहा हूँ जी। जब मैं बालिग नहीं था, यानी मैं वोटर भी नहीं था। हाँ, अब मैंने शुरुआत में बोला आपका सन 84 से ही मैं बीएसपी में काम कर रहा हूँ और 84 से ही मायावती जी को जानता हूँ। जी जी। मायावती जी से बड़ा झूठा शायद ही कोई देश में हो। अच्छा। इनसे बड़ा कोई झूठा मैंने नहीं देखा। ये नंबर 1 की झूठी हैं, पल पल पर झूठ बोलती हैं। अच्छा। तो इनकी बात पे तो भरोसा कोई करेगा ही नहीं देश में। जो ये बहुत बोल रही है सब झूठ है? सब झूठ है। अच्छा। कि वो टोटल झूठ है। ये दूसरों को मूर्ख समझती हैं, लेकिन कोई मूर्ख नहीं है। अच्छा। इन्होंने पूरे देश में पूरे पार्टी को जिस तरीके से तकलीफ पहुंचाई है, काशीराम साहब तो जीते जी दुखी थे, मायावती से इतने दुखी थे, पूरे करोड़ों लोग जानते हैं। अच्छा। लेकिन मजबूरी क्या है कि महिला होने का भी नाजायज फायदा उठाया, महिला होने की सिंपैथी उठाई, और इसलिए कि शेड्यूल कास्ट की थी कि हमारी बिरादरी मान्यवर के प्रति नाराज न हो जाए। मान्यवर ने मात्र इस वजह से इसको ढोया। लास्ट में वो इससे इतने दुखी भी हो गए कि वो पीछा भी छुड़ाना चाहे। लेकिन अब हमारे भी कुछ लोग जो थे वो ज्यादा इमोशनल हो गए। अच्छा। और कई लोग ऐसे इमोशनल हो गए, उनकी वजह से उनकी भी खुद की दुर्दशा भी हो गई। मान्यवर तो मायावती जी को पंजाब का इलेक्शन लड़ाने के बाद कांसीराम साहब 91 का इटावा से चुनाव जीते, बुलंदशहर से मायावती हार गए। इन्होंने कांसीराम साहब को उठपटांग बोला, कांसीराम साहब फिर इनको होशियारपुर ले गए, वहां से चुनाव लड़ाए, और वहां भी चुनाव ये लड़ी नहीं, कांग्रेस से सौदा कर लिया अंदर खाने। अच्छा। कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए वो चुनाव प्रचार में नहीं निकली। अच्छा। तब कांसीराम साहब वहां से लौटने के बाद, पंजाब से लौटने के बाद मायावती जी से पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन बाबा रामनाथ यादव जैसे जो लोग थे, अब वो दुनिया में नहीं रहे, बहुत अच्छे लोग थे, सज्जन लोग, उन्होंने साहब से झगड़ा कर लिया कि इसको क्यों निकालने दे रहे हो, एक महिला पार्टी में। अच्छा, उन्होंने हामी भरी। हाँ। अच्छा। जबकि बाबा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिन नौटंकी ऐसी कर लेती है मायावती, इतनी खतरनाक नौटंकी करती है, लोग फंसे आते हैं जाल में। अच्छा। लोग समझ बैठते हैं कि अभी महिला है, झूठ तो नहीं बोलेगी, लेकिन मैं जानता हूं ऐसी महिला ही नहीं देखी हमने पूरे भारत में, पूरे देश में। हम इतनी खतरनाक महिला नहीं देखी हमने। महिला होने का नाजायज फायदा उठाया इन्होंने, हर मामले का नाजायज फायदा उठाती है। शेड्यूल कास्ट है तो उसका भी नाजायज फायदा उठाती है, हमारी जाति की इसका भी नाजायज फायदा उठाती है, हमारी पूरी जाति को कलंकित कर दिया, महिला जाति को कलंकित कर दिया। अभी भी शर्म नहीं आ रही है मायावती जी परिवार के, झूठ बोलती है वो,
क्या मैं परिवारवाद नहीं है मुझ में? मायावती से ज्यादा परिवारवादी पूरे भारत में नहीं है। इतना खतरनाक परिवारवादी हमने नहीं देखा। नहीं, जैसे भाई अखिलेश का है, सपा का, फिर कांग्रेस का। अरे उनको भी नेका तो शर्म आती है। अच्छा, कभी कभी तो उनका परिवारवाद तो वहां है। और देखिए, समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है तो वो पार्टी परिवारवादी है। लालू के परिवार में परिवारवाद है तो वो परिवारवादी पार्टी के लोग हैं। उन्होंने घर की पार्टी है, वो उन्होंने बनाई है। बीएसपी को किसी के घर में नहीं बनाया ना। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बहुजन समाज पार्टी को करोड़ों बहुजनों ने बनाया। बिल्कुल। और मान्यवर काशीराम जी अगर परिवारवादी होते तो अपने परिवार तो मायावती जी कहां होती, ये सोचो। बिल्कुल। परिवारवादी होते काशीराम जी नेक हो जाते। हाँ, थोड़ा सा। तो काशीराम जी अगर नेक परिवारवादी हो जाते तो मायावती जी बीएसपी में दिखती नहीं। उनको शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, आज भी उनसे मैं अपील करता हूं, अगर उनके अंदर 1% इंसानियत है तो बहुजन समाज से माफी मांगे और पार्टी को उनके हवाले कर दे। हम दावे के साथ कह रहे हैं 6 महीने लगेंगे, तो ये सिर्फ 6 महीने में झंडा खड़ा हो जाएगा। तो ये जो 30% वोट था उत्तर प्रदेश में, हाँ। जब 2007 में सरकार बनी थी, 30+ हो गया था। है ना, 30+ हो गया था। हाँ। अब 9% वोटर रहा है। चुनाव तक 29.5% वोट मिला था हमको। बिल्कुल मिला था। आपको यह पता भी होना चाहिए, 2007 में हमको 206 विधायक मिले थे। 206। लेकिन सरकार जाते जाते 235 हो गए थे। उपचुनाव इतने जीती थी पार्टी, सबसे ज्यादा उपचुनाव अगर किसी पार्टी सत्ता में जीती तो बीएसपी जीती थी। लेकिन अब तो एक है, वो भी जो कहता है कि मैं अपने बल पे हूं। पार्लियामेंट में हम 0 हैं, राज्यसभा में मात्र 1 रह गया, वो लास्ट में उनका अपना जो रामजी गौतम। हाँ, इसके बाद क्या होगा कुछ नहीं। इनको शर्म नहीं है। ये मायावती जी बहुत झूठ बोल रही है, सब झूठ। तो ये जो बीएसपी के खास तौर पे बीएसपी के साथ जो बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, चिंतक जो हैं, जो अपना बयान देते हैं, वो कहते हैं कि बीएसपी कोई राजनीतिक पार्टी से पहले एक मूवमेंटकारी, एक मिशनरी सोच है, विचार है, एक मिशन है। ये क्या है? क्या मिशन भी ईमानदारी से कर रहे हैं? नहीं, ये सब झूठे हैं। मिशनरी एक भी नहीं है। ये चमचे हैं। अच्छा, चमचे लोग हैं, वो ऐसी बात करते हैं। मिशन था मान्यवर काशीराम जी के समय पे, मिशन था। ठीक है। कांशीराम जी के जीते जी उनके जीवन में मिशन था। अच्छा। मायावती जी के जीवन में कभी मिशन नहीं रहा। अब आप समझिए, बड़ी 2 बातें बता रहा हूं। कांशीराम जी के जीते जी जीवन भर मिशन था और मायावती के जीवन में कभी मिशन नहीं था भी नहीं। मैंने अभी आपको क्या बोला, 1992 में मायावती पार्लियामेंट में जाती पंजाब से। ये चुनाव लड़ी ही नहीं ढंग से, इसलिए काशीराम साहब नाराज हुए और इनसे पीछा छुड़ाना चाहा, तो ये नौटंकी करने लगे, आत्महत्या कर लूंगी। इनने 10 बार तो आत्महत्या की धमकी दी है। अच्छा। हाँ, 2003 में मायावती जी ने इस्तीफा दिया, पूरी दुनिया को मालूम है। पर इस्तीफा दिया था ना, बीजेपी के सपोर्ट से जो सरकार बन रही थी, मायावती जी ने इस्तीफा दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि काशीराम साहब पर्दाफाश रैली करने वाले थे, आयोजित कर रही थी। 2003 में 25 अगस्त को मायावती जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, पूरी दुनिया को मालूम है, तो रिकॉर्ड में है। और 26 अगस्त को मुलायम सिंह जी ने शपथ ली। बीजेपी के सपोर्ट से ही मायावती जी की सरकार बनी थी और बीजेपी के सपोर्ट से फिर मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। उनके 2003 से लेकर 5 तक। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सपोर्ट से सिर्फ मायावती मुख्यमंत्री रही और कोई नहीं रहा। अच्छा, मुलायम सिंह भी तो मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सपोर्ट से। भाई बीजेपी ने, मायावती ने जब इस्तीफा दे दिया तो मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बना दिया। ये भी है, कड़वा सच है ना। तो मायावती ने इस्तीफा क्यों दिया, ये बड़ी बात है। काशीराम साहब ने मायावती जी की गलत नीतियों से दुखी होकर 25 अगस्त को मायावती को पार्टी से निष्कासित करने का सोच पैदा कर ली। कब? 25 अगस्त 2003 को पर्दाफाश रैली करी लखनऊ में, जहां काशीराम साहब के नाम से स्मारक बना हुआ है। उसी ग्राउंड में पर्दाफाश रैली बुलाई और पर्दाफाश ये करना था कि मायावती जी के जो काली कारनामे थे उजागर करना था, वो उजागर होने थे। अच्छा। तो मायावती जी रात में काशीराम जी को न सोने दिया न सोए और कह दिया मैं आत्महत्या कर लूंगी सवेरे और तुम्हारे पास 100 आरोप लगा दूंगी। अच्छा। जो एक महिला के पास एक
तोप होती है, वो सारी तोप चला दूंगी मैं, और तुमको मैं जीते जी मार दूंगी, मैं तो आत्महत्या करूंगी, तुम्हें भी आत्महत्या करने पर बेबस कर दूंगी। अच्छा। तब काशीराम जी ने कहा कि भाई अब ये भी नंग पन्ने पर उतरी हुई है, बोले कि मैं तुझे माफ करने वाला नहीं हूं किसी भी कीमत पर। अच्छा। तब बोली कि मैं बीजेपी से त्याग पत्र देने के लिए तैयार हूं, हमेशा हमेशा के लिए संबंध खत्म करूंगी और पद से इस्तीफा दे रही हूं, आप मुझे बस पार्टी में बने रहने दो, मेरा पर्दाफाश आप मत करो, और मैं बीजेपी से खत्म कर रही हूं संबंध। तो 25 अगस्त को मायावती जी ने यूपी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। आज उस पर चर्चा होने की जरूरत है कि वो इस्तीफा क्यों देना पड़ा मायावती जी को, और मुलायम सिंह जी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री फिर क्यों बनाया, जबकि मुलायम सिंह और बीजेपी का 36 का आंकड़ा रहा है। बिल्कुल भाई, लेकिन इसकी चर्चा कोई नहीं करता है, पूरे भारत में कोई चर्चा नहीं करता कि मुलायम सिंह जी भी तो बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री रहे। भाई एक टाइम तो जब 90 में बने थे मुलायम सिंह, 89 में बने थे, तो फिर जो है ये इनसे समर्थन वापस ले लिया, 89 में बने थे, फिर इनसे समर्थन वापस ले लिया, ये मुख्यमंत्री पद इनकी सरकार गिरवा दी। फिर 91 में चुनाव हुआ तो कल्याण सिंह जी बन गए थे, मंदिर आंदोलन। उसके बाद अगर बीजेपी ने दोबारा से मुलायम सिंह जी को बनाया तो 2003 में बनाया। अच्छा। 26 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह जी ने शपथ ली थी, और 25 अगस्त 2003 को मायावती जी ने इस्तीफा दिया। अच्छा। इस पर चर्चा अगर देश में हो जाए तो पता पड़ जाएगा ना कि कांसीराम जी क्या चाहते थे। कांसीराम जी मायावती से बहुजन समाज पार्टी से को मुक्त कराना चाहते थे। अच्छा। बहुजन समाज को मुक्त कराना चाहते थे, लेकिन आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस मायावती जी के साथ इस कदर चिपकी हुई है कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन आंदोलन, बहुजन महापुरुषों का संघर्ष, त्याग, बलिदान, उनकी विचारधारा को जब तक जमींदोज नहीं करा देंगे तब तक वो मायावती जी का पीछा नहीं छोड़ेंगे, और मायावती जी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो इतना खास तौर पे जो जाटव समाज है बहन जी के साथ में अभी भी बड़ा एक हुजूम की तरह लगा हुआ है। तो मुझे दिनेश जी की बात बताइए, मेरी जब आपसे बात हो रही थी इंटरव्यू से पहले, क्या ये जो समर्थक हैं वो बीएसपी के समर्थक हैं या बहन जी के समर्थक हैं? बीएसपी के नहीं, जो बहन जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री इस बार बहन जी को बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में सीएम 5वीं बार सरकार बनेगी बहन जी की, उसमें मैं कह रहा हूं ऐसा है। कुछ तो मीडिया बनाता है, आपका जो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, उसे लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, मैं मोदी मीडिया कहता हूं। बिल्कुल। तो मोदी, मैंने अभी आपको एक शब्द बोला ना, आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, पूरा मनुवाद मायावती जी के साथ पूरी तरह साए की तरह रहता है। जब तक ये जिंदा रहेंगी तब तक रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं। मायावती जी में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, कभी बिल्कुल अब नहीं होने वाली। तो इसलिए हम काशीराम साहब का जो बामसेब था उसको भी इन्हीं लोगों ने तोड़वाया। कितनी वामसेब हो चुकी इस समय? 8-10 है, 8-10 वामसेब। ये वामसेब वाले एक ही वामसेब के नाम से रजिस्टर्ड है, और 22 से 8-10 ग्रुप चल रहे हैं। नहीं, मुझे बताओ, ये क्या वामसेब वाकई ईमानदार है बहुजन दलितों के लिए, या सिर्फ अपने ही खुद का एजेंडा चला रहे हैं कि भाई ब्राह्मण भगाओ, बस यही है, या वो जमीन पे भी काम कर रहे हैं? आरएसएस से एफिलिएटेड है। अच्छा। ये सारे के सारे संगठन अगर ये वाकई ईमानदार होते, मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये ईमानदार, जैसा आप लोग कहते हैं कि भैया वाकई ईमानदार होते तो ये समूह एक ही होता? आरएसएस से क्या सीख सकता है बहुजन समाज, ये बताइए। आरएसएस ने हमसे सीख लिया। हाँ, ये बात है, आरएसएस ने हमसे सीख लिया। आज आरएसएस, बीजेपी जो चल रही है वो कांसीराम जी की थ्योरी पर चल रही है। बिल्कुल, सिविल वो सोशल इंजीनियरिंग तो ये फटियापने का नाम है। अच्छा। बहुजन कॉन्सेप्ट पर चल रही है, बहुजन कॉन्सेप्ट। अच्छा। ये सोशल इंजीनियरिंग शब्द फर्जी है। अच्छा, वो 2007 में जो चुनाव जीती बहन जी, ये कुछ नहीं, आरएसएस वालों ने ये सोशल इंजीनियरिंग शब्द पैदा कर दिया। बहुजन क्या ना बोला आपने? हमारा बहुजन कॉन्सेप्ट है, बहुजन कॉन्सेप्ट है, बहुजन महापुरुषों का ये विचारधारा का आंदोलन। लेकिन दिनेश जी एक बताइए, बहुजन जो है खास तौर पे दलितों के अलावा जो अन्य जो जातियां हैं, जिसमें आप ओबीसी की जो जातियां हैं, उसमें कई जातियां हैं जो बड़े स्तर पर वैचारिक तौर पर वो मान्यवर काशीराम साहब के, बाबा साहब के, फूले के, कबीर के, रैदास के और तमाम उन महापुरुषों के विचार को वो सही तरह से समझ नहीं पाई हैं। ये क्या सिर्फ ये बहुजन कंसेप्ट राजनीति तक सीमित है, या इसको सामाजिक सौहार्द में भी आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, ऐसा ना, बहुजन कॉन्सेप्ट मानव जीवन की
जीने की कला भी है। बहुजन कॉन्सेप्ट सिर्फ सत्ता प्राप्त करना नहीं है, सत्ता प्राप्त करना है, सिर्फ सत्ता प्राप्त करना नहीं, सिर्फ नहीं है। हाँ। मेरी बात समझ रहे? बहुजन कॉन्सेप्ट इस देश में सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन करने के का एक मास्टर की है। हाँ, ठीक है। मानवर काशीराम साहब कहते हैं मास्टर किल्ली, किल्ली पंजाबी में किल्ली बोलते हैं। हाँ, तो वो बहुजन कॉन्सेप्ट जो है, बहुजन समाज में भाईचारा बना के सत्ता हासिल करके इस देश की व्यवस्था परिवर्तन करने की मास्टर किल्ली का नाम बहुजन आंदोलन है। अच्छा। हाँ, और सुनिए, बड़ी गहरी बात आज आपको बता दूं, जब आपने छेड़ी दी है, ये ओबीसी के लोग और शेड्यूल कास्ट के लोग जो आज बीजेपी से चिपके हुए हैं, वो गुस्से में गए हैं, नाराजगी में गए हैं, वो दिल से नहीं गए वहां। यहाँ इतने बेइज्जत किए गए मायावती जी के द्वारा, ओबीसी के नेता, शेड्यूल कास्ट के नेता और उनका समाज, वो बीजेपी में गुस्से में चले गए। आज बीजेपी मौज ले रही है, आरएसएस मौज ले रही है, फोकट में बगल लिए दिए। नहीं, ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं हुआ भाई। आज भी ओबीसी के लिए जो 27% भागीदारी है, प्रतिनिधित्व है, कहाँ है? कोई दे रहा है? किस स्तर पर दे रहे हैं? लेकिन राम मंदिर तो बना इनके लिए। कुंभ का इतना बड़ा कुंभ का आयोजन हुआ, उसमें सबसे बड़ी भीड़ किसी गई है? इसी ओबीसी गई है। ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के गए। देखिए, ये फर्जी हिंदू बने हुए हैं। हाँ। ये हिंदूगिरी के शिकार हैं। शिकार हैं हिंदूगिरी। तो इसी में मस्त ही है? नहीं, ऐसा सुना, दोनों बातें मैंने आपको। जब विचार जा रहा था, जैसे कि आप पाइप में पानी जा रहा है, जब धार एक तरफ से कंटिन्यू जाती है तो धार जाती है तेज, तो बहुजन आंदोलन की, बहुजन विचारधारा की धार पाइप में बह रही थी। तो साथ में परिवर्तन आ रहा था। अब वो पानी रोक दिया गया। अब में वो थोड़ा थोड़ा सड़ा हुआ पानी कभी कभी टपकता है। अब वो पाइप को काट दिया एक तरफ से, पानी को डाइवर्ट कर दिया, बिखेर दिया। तो जो पाइप में कंटिन्यू पानी चल रहा था विचारधारा का, भजन समाज को एक विचार मिल रहा था, उसका कंटिन्यूटी खत्म हो गई। तो फिर और इधर मायावती जी जूते मार मार के सारे, कौन सा ओबीसी का नेता है जिसको मायावती जी ने जूते मार के न भगाया हो, गाली दे के न भगाया हो, अच्छा, आरोप न लगाया हो? सारे लोग, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं हर व्यक्ति काशीराम नहीं बन सकता, न हर व्यक्ति महात्मा फुले बन सकता है, न हर व्यक्ति में छत्रपति साहू महाराज है, न हर व्यक्ति पेरियर है, न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो सकता है। तो ये तो बिरले थे ना, एक अलग ही चीज थे। तो अब मैं कहूं कि ये सारे के सारे जो नेता भागे बीएसपी छोड़ के या भगाए गए हैं, ये सब महात्मा फुले बन जाएंगे, साहू महाराज बन जाएंगे? ऐसे तो नहीं बन सकते। जब कोई कांसीराम नहीं बन सकता शेड्यूल कास्ट, कोई बाबा साहब नहीं बन सकता, तो महात्मा फुले, पेरियर और साहू महाराज कैसे बन जाएंगे सारे ओबीसी? देखिए, गलती सारी मायावती जी की है। सिर्फ क्या गलती मायावती की है या देखिए ऐसा होता है, मायावती जी समाज से तो दूर रही, अच्छा, हमेशा, आज भी दूर है। कोई भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति, जहां तक कि मायावती जी का कोई खास रिश्तेदार भी आकर के मायावती जी को दो शब्द बात नहीं कर सकता है। अच्छा, लेकिन मिश्रा आरएसएस का आदमी मायावती को एक एक छोटी से छोटी बात भी उनके कान में डालता है। अच्छा, ये ब्राह्मण होने का वो फायदा उठा रहा है। अपर कहते ना, मायावती कहती है अपर कास्ट, वो उनके दिमाग में अपर कास्ट घुस गई है। क्या होता है अपर? मतलब अपर और लोअर क्या होता है? मुझे कई लोग, मैं, ये मानसिक गुलामी है ना। मेरे कई साथी जो बोलते हैं कि नीची जाति, वो हम लोग नीची जाति, तो मैं कहता हूँ जाति कोई नीची नहीं होती है। काहे की नीची जाति है? बहन जी भी कई बार अपर कास्ट बोल देती हैं। देखिए, शब्द गलत है। आपके नाक है, मेरे भी नाक है, बिल्कुल है। आपके मुंह है, मेरे भी मुंह है, मेरे भी कान है, आपके भी कान है, बाल है ना? हम बातचीत कर रहे हैं। ऐसे ही ब्राह्मण के है, ऐसे ही खून है, ऐसे ही बनिया के है, ऐसे ही ठाकुर के है, ऐसे ही शेड्यूल कास्ट है, ऐसे ही ओबीसी है। तो अपर और लोअर कहां से आगे भाई? कुछ नहीं है। ये मायावती जी के दिमाग में जो मनोवाद घुस गया है, अच्छा, सबसे ज्यादा अपर कास्ट और नीची कास्ट, ये मायावती के मुंह से ज्यादा निकलता है। नो अपर कास्ट, कोई नो लोअर कास्ट, कोई नो अपर नो लोअर। हम इंसान है भाई, प्रकृति ने हमको इंसान पैदा किया है। वेरी गुड, वेरी गुड।
प्रकृति ने उनको पैदा किया है, प्रकृति ने ब्राह्मण को पैदा किया, प्रकृति ने हमको पैदा किया है। तो जो बहन जी के आसपास जो भी जो कि खासतौर पे जो सिपाही हैं जो दिखते हैं, जो भी जैसे धर्मवीर अशोक हो गए, रामजी गौतम हो गए, अभी इनके एक बहुत बड़े सिपाही थे जो उनके समधी अशोक सिद्धार्थ अशोक क्या है, उनको भी पहले तो समधी बने, उसके बाद में फिर उनको पार्टी से निकाल दिया। ये क्या चला क्या? देखिए जी, जितने मायावती जी के संग लग रहे हैं ना ये, हाँ, मैं सबको अच्छी तरह जानता हूँ जी, और पूरा देश जानता है उनको जी। जब वो मायावती जी के सामने खड़े होते हैं, जी बहन जी, जी बहन जी, अपने अम्मा दादा के सामने खड़े नहीं होंगे ऐसे सतत जी बहन जी, और आपके हमारे सामने आए अकेले में बात करेंगे तो आपकी बात से सहमत हो जाएंगे। मायावती जी के साथ जाते ही वो उस बात से तुरंत उल्टे हो जाते हैं और मंच पे बिल्कुल माया गीता पढ़ते हैं। माया गीता, ठीक सब जानते हैं सत्यानाश हो रहा है। हाँ। वो धर्मवीर अशोक भी जानते हैं, वो खुद बोलते हैं इस बात को। क्या हम क्या कर सकते हैं? अरे तुम हम मरे काहे को पड़े भयो माते गंदगी में तो निकलो बाहर। धर्मवीर अशोक तो कहता है कि नहीं, बहन जी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट ऐसा ना धर्मवीर अब बुढ़े हो गए हो, उनकी अकल सटिया गई है, 75 साल के लगभग हो गए। हाँ, तो इसीलिए मैं क्या कहूँ उनको, उम्र में तो मायावती से भी बड़े, लेकिन वो सफेद कपड़ा कोई पहन के टोपी फोपी लगा के अब थोड़ा उन्होंने अपना गेटअप थोड़ा वैसा कर लिया। तो मैं कह रहा हूँ जिन्हें इनमें कीड़े पड़ेंगे, ये इनको बरदुआएं मिलेगी समाज की। मायावती जी को तो बरदुआएं मिल गई। अच्छा। मायावती जी और उनका परिवार। अच्छा। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ आपके सामने, हाँ जी, एक सभासद का चुनाव नहीं जीत सकता इनके खानदान में से कोई। अच्छा। MP MLA तो बहुत ऊंची चीज है। आकाश आनंद तो बड़े बड़े भाषण दे रहा था। अरे टेलीप्रॉम्प्टर को मैंने आपको क्या बोल रहा हूँ। हाँ। अभी आपने एक शब्द बोला, कांसीराम जी के कार्यकर्ता है। मैं कांसीराम जी का सिपाही हूँ और मैं दावे के साथ आपके सामने कह रहा हूं इनके पूरे खानदान में कोई सभासद का चुनाव जीत के दिखाए। इनकी क्या औकात है, इनकी हैसियत क्या है? ये उल्लू बना रहे हैं दिनेश जी। ये 27 में भी सुनो इनके यही हाल रहेंगे। अच्छा, यूपी के अंदर क्या नहीं, कुछ नहीं, हम तैयारी में हैं। अच्छा। इसलिए हम लोगों ने 12 साल तो लड़ाई ये लड़ी कि कैसे भी BSP में सुधार हो। अच्छा। मायावती जी समाज को हवाले कर दें। जी जी। फिर हमने सामाजिक कार्यक्रमों को करते हुए, क्योंकि 2012 से आप लोग जानते हैं कि हम मायावती जी से अलग हैं। अच्छा। और मायावती जी की जितनी सच्चाई को हमने बताया है देश में किसी ने नहीं बताया। आज भी बहुजन समाज को विचारधारा समझाने का, नौजवानों को विचारधारा समझाने का हम लोग बहुजन चिंतन शिविर के नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर करते हैं। हाँ। तो इसी के साथ में इसी के जो एक समकालीन एक राजनीतिक पार्टी है चंद्रशेखर आजाद की, आजाद समाज पार्टी कांचीराम, उसको, क्योंकि आप बहुजन राजनीति के एक बड़े स्तंभ हैं, अब क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद की शिद्दत में, उसकी कार्यशीलता में और उसकी जो कर्मठता है या जो भी जुझारूपन है, उसको क्या मानते हैं आप? सच बोल दूं? हाँ, नहीं, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल इंटरव्यू। देखिए, कांसीराम साहब कहते थे, आगरा में कहा उन्होंने, आज के दिन कहा नहीं वो, और आज का तो ऐतिहासिक नहीं, आज का तो एक ऐतिहासिक बाबा साहब से जुड़ा हुआ नाम है। और बड़ी आपने बिल्कुल अच्छी बात, 18 मार्च को हम इंटरव्यू कर रहे हैं, 18 मार्च 1956 आज ही के दिन 69 साल पहले, बिल्कुल 69 साल पहले बाबा साहब आगरा आए थे। बिल्कुल। आज का दिन ऐतिहासिक है, तो ऐतिहासिक दिन में ऐतिहासिक बात तो करूंगा ही। कांसीराम साहब, आगरा में एक कांड हुआ था, पनवारी कांड, भरतपुर में कुमेर कांड, बिल्कुल आपके अलवर के बगल में, बिल्कुल भरतपुर में। हाँ। तो उस समय कांसीराम साहब यहाँ आए थे। उससे पहले इधर एक मैनपुरी में साड़ूपुर कांड हुआ था। तो कांसीराम साहब एक आध जगह गए थे, तो उन्होंने आगरा में एक बात कही थी कि भाई जहां कांड होते हैं, हृदय विदारक घटनाएं होती हैं, जातिगत अत्याचार होते हैं, मां मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन कभी कभी मजबूरी में जाना पड़ता है, क्योंकि समाज से लगाव है, समाज का दर्द हमें झकझोरता है। लेकिन मुझे कह रहे हैं कि अगर ये 2 जगह अत्याचार करें और मैं दोनों जगह जाऊं, फिर ये 10 जगह करेंगे, फिर मैं 10 जगह जाऊं, फिर ये 100 जगह करेंगे, क्योंकि इनके पास संसाधन है, इनके पास लोग हैं, इनके पास गुंडे हैं, इनके पास जातिगत अत्याचार करने वाले आतंकवादी हैं। पूरे भारत में जातिगत उत्पीड़न करने का एक आतंकवादी संगठन इन लोगों ने RSS बना रखा है, उसके तमाम एफिलेटेड छोटे छोटे संगठन हैं, ये दल्ले पैदा कर, हाँ, दल्ले टाइप के। और ये
यही लोग जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, ऊंच नीच भेदभाव के नाम पर जहर फैला रहे हैं और इसी वजह से जातिगत दंगे हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, माँ बहनों की बेइज्जती हो रही है। तो कांसीराम साहब ये कहते थे कि मैं नहीं चाहता कि ये अत्याचार हो और मुझे वहां जाना पड़े जी। मैं तो इस बात का इंतजाम कर रहा हूं कि ये घटना ही ना हो। मैं आपको बता रहा हूं सन 90 के बाद और 2007 तक, बल्कि 12 तक, क्योंकि बसपा की जब सरकार बनी, चाहे वो अंदर मायावती के दिमाग में क्या था वो अलग बात है, लेकिन साइकोलॉजिकल एक दबाव था। तो हमारे समाज पर पूरे देश में 2012 तक जुर्म ज्यादती की घटनाएं कम हुई। सन 1990 से लेके 12 तक बहुत कम यही रियर केस हुए थे। मैं इसी पे सवाल करने वाला हाँ, था। रियर केस होते थे। हाँ। 2012 के बाद जातिगत घटनाएं बड़े पैमाने पर हुई हैं। इसका मतलब है कि हमारी पॉलिटिकली मनोवैज्ञानिक असर कम हो गया, हमारा मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं रहा। आज मैं बाबा साहब की 6 दिसंबर अभी जो गई है, 6 दिसंबर 2024 से मैंने शपथ ली है कि आने वाली 6 दिसंबर तक मुझे 1 लाख कैडर कैंप करने इस देश में। अच्छा। हाँ, और ये काम अब हमने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि हम दिनेश गौतम रहे न रहे, लेकिन कांसीराम जी की विचारधारा के कैडर कैंप अब होते रहेंगे। हमने ऐसा इंतजाम कर दिया है और इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, मजबूत व्यवस्था कर रहे हैं। और हम लोग अगर पूरा देश का बहुजन समाज पार्टी का मालिक बन जाता है तो फिर हम बीएसपी में रहेंगे। अच्छा। अन्यथा विकल्प हमने राजनीतिक रजिस्ट्रेशन करने के लिए डाला हुआ है। अच्छा। क्योंकि देखिए अभी आपने एक सवाल किया कि वो भागते हैं, चंद्रशेखर वहां जाते हैं जहां घटनाएं होती हैं और चंद्रशेखर की जुगाड़ में रहते हैं कि घटनाएं हो, जितनी जल्दी घटनाएं हो, जितनी ज्यादा घटनाएं हो, वो लाइमलाइट में आए तो वो लाइट में बने रहेंगे। और इस काम को आरएसएस के लोग उनकी मदद कर रहे हैं और वो मदद कर रहे हैं, मीडिया उनको उछालता है। तो नगीना में जो सांसद बने, तो क्या आरएसएस का पूरा गेम प्लान है? देखिए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, गेम हो न हो, लेकिन ये चर्चा में बने रहने का लाभ तो उन्हें मिला ही। तो इससे जो दलित, खासतौर पे जो दलित युवा है, उसके अंदर उसको ताकत तो मिली है मुझे। देखो, उन्हें विचार नहीं मिल रहा है। अच्छा। जिस दिन दलित नहीं, पूरे बहुजन समाज के युवाओं को विचार मिलेगा। अच्छा। कांसीराम जी की विचारधारा का मिलेगा, तो कांसीराम जी की विचार की जो दवाई उनको मिलेगी, जो घुट्टी कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं घुट्टी नहीं मिल रही है, इनको विचारधारा की घुट्टी जब मिलेगी तो ये समझेंगे। तो मैं मायावती जी से ज्यादा खतरनाक निकलेंगे चंद्रशेखर आज की तारीख में, क्योंकि मायावती जी को भी मजा आता है जब हमारी शेड्यूल कास्ट के लोग पिटते हैं। अच्छा। हाँ, इनको बहुत मजा आता है। जो आपने बात बोली उनसे खतरनाक निकलेंगे। हाँ, तो ये सचेत हो जाए, बहुजन, दलित बहुजन जो युवा हैं की बात कर देना कभी कभी, और अपनी पार्टी के आगे कांसीराम लिख लेना। कांसीराम का विचार नहीं है नहीं। तो क्या ऐसी आपको, आपने ये सवाल, आपने जो बात बोली, ऐसी कौन सी ऐसी बात चंद्रशेखर में नजर आई जो आपको, ऐसी कौन सी ऐसी बात आपको नजर आई कि आपको लग रहा है कि ये खतरनाक निकलेंगे? क्या उसमें ईमानदारी नहीं है? इनको भी जल्दी मची है ना। अच्छा। पद की। अच्छा। और मेरा ये अनुभव है, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, जिस व्यक्ति को पद की, धन की और सम्मान की भूख बढ़ जाए, जल्दबाजी हो, अच्छा। जिस व्यक्ति को ज्यादा सम्मान पाने की भूख हो जाए, जल्दी पद पाने की भूख हो जाए, और धन की भूख अपार बढ़ती चली जाए जी, तो समझ लेना खतरनाक मामला है। खतरनाक मामला है। तो मायावती जी की भी यही बीमारी है। मायावती जी को बड़े से बड़ा पद तुरंत चाहिए, बगैर मेहनत के, ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए और सम्मान चाहिए, सोने का मुकुट चाहिए, सोने के जेवर चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, हवाई जहाज की यात्रा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। जो बीमारी मायावती जी में है, अगर ऐसी बीमारी मुझ में जिस दिन हो जाएगी तो मैं भी मायावती जैसा हो जाऊंगा, कोई भी हो। अब आप तुलना करिए ना, कांसीराम जी की तुलना करिए किसी नेता से, भारत में कोई नहीं है कोई बिल्कुल समकालीन कोई नहीं है। तो उनकी सोच का नेता चाहिए ना, कांसीराम जी जैसा, जमीन पर बैठ के खाना खा ले, मिल जाए तो ठीक, नहीं तो भूखे चल जाए, चने से काम चल जाए।
हेलीकॉप्टर हवाई जहाज ना हो तो साइकिल पे चल दे, पैदल चल दे, रिक्शा में चल दे, टेम्पो में चल दे, शमशान घाट जनरल डिब्बे में बैठ जाए, शमशान घाट का कोट पहन ले, चाली फटे कपड़े भी पहन ले, साइकिल चुर जाए तो रोने लग जाए, पूरा एक उनका रुदन हो जाए। बहुत सारी घटना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 40 साल पहले काशीराम जी ने जो झेला मैं भी झेलूंगा, समय काल परिस्थिति बदलता है, लेकिन सोच हमारी उतना सादापन भी तो होना चाहिए, इतना हमारे अंदर एक समाज के प्रति दर्द। हम एक तरफ तो हम बड़े बड़े नौटंकी देखना चाहते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि मेरा जो भूखा, जिसके पास कपड़ा भी नहीं है, जिसके पैर में चप्पल भी नहीं है, जिसके पास घर भी नहीं है, और उसका दर्द महसूस करूं, मैं उसके पास बैठूं न, तो उनके पास सिर्फ दिखावा के लिए नहीं बैठा जाता, उनके दर्द को अंदर उतारना पड़ता है। और जब हम उतारेंगे तभी हम उनके दर्द मिटा सकते हैं। समाज का दर्द मिटाने के लिए उनके दर्द को अपने सीने में उतारना पड़ता है, जीना पड़ता है। ये काशीराम थे, ये काशीराम है। मतलब जब आपने उनके साथ रहे, उनके आंदोलन में आप सक्रिय रहे, तो ये महसूस किया कि ये शख्सियत थे। एक सादा जीवन, उच्च विचार, बिल्कुल सिर्फ कहने के लिए नहीं, काशीराम जी के जीने के लिए है। सादा जीवन, उच्च विचार काशीराम जी का जीवन का आधार है। वही ड्रेस कोड, सिंपल कमीज, सिंपल कपड़े, ढीली पैंट, चप्पल। अब कोई ये कह दे काशीराम जी कप खोल देते, मैं कप खोल के चल दूं, मैं काशीराम नहीं बन सकता। मैं काशीराम जी की छोटा सा अदना सा सिपाही हूं। मैं भी लोगों से कहता हूं, कांसीराम जी की तरह जीना तो सीखो, जी के तो देखो, कितना कठिन, एहसास तो करो, कितना कठिन है। कांसीराम की माँ तड़प तड़प के मर गई, पिताजी उनको, माँ तो कांसीराम जी को मुक्त कराने के लिए लड़ लड़ के मर गई, इनको शर्म नहीं आई। इसी आनंद ने, जो आज बीएसपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, इसने कुर्सी में लात मार दी और 95 साल की बूढ़ी माँ जमीन पे गिर पड़ी, 1 हफ्ते बाद खत्म हो गई। वो मान्यवर कांसीराम साहब, कांसीराम साहब की माँ को मारा है इसने, आनंद के बच्चे ने। अच्छा, ये बीएसपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्या मोहल्ले का अध्यक्ष भी बनने के काबिल नहीं है। और उसका जो भी लड़का हो, भतीजा हो, भैया हो, मेरी नजर में उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं है। वो कांसीराम के दुश्मन है, उनके माँ के भी दुश्मन है। उन्होंने कांसीराम जी की पार्टी को ही नहीं मिटाया, कांसीराम साहब को, उनकी माँ को, सबको साथ बहुत ज्यादा, ऐसा बर्ताव तो कोई नहीं कर सकता। तो दिनेश जी, ये इंसान नहीं है, ये लोग इंसान नहीं है। आखिर में मेरा आपसे ये है कि क्या बहुजन राजनीति का भविष्य क्या लगता है आखिर में, कम शब्दों में? देखिए, बहुजन राजनीति तो स्थापित करनी होगी अब, हाँ, पुनर्स्थापित होगी, और उसमें हम लोग तो काम कर रहे हैं, और पूरे देश के विद्वान साथियों से, मिशनरी साथियों से अपील कर रहे हैं कि भाई सबका काम है, एक आदमी का काम नहीं है, सबको लगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल सबको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। बीच बीच में जो आरएसएस शरीके और कांग्रेस शरीके, इधर आरएसएस और इधर गांधीवाद का जो प्रलोभन है, लालच है, वो बहुजन नेताओं को मीठी गोली देते हैं, उनके जेब में कुछ डालते हैं और वो मिशन से भटक जाते हैं। उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ लोग अभी मैंने देख रहा, जय बापू जय भीम भी कर रहे थे। अब बापू और भीम की क्या तुलना है? हाँ, वैसे ही अंतर्विरोध था। अंतर्विरोध तो रहेगा। हाँ, बिल्कुल। अब बापू के कारण ही हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार चला गया। साइमन कमीशन की सिफारिश पर हमें सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिला। और इन्होंने बाबा साहब पे अनैतिक दबाव बना करके पूरा पैक्ट करा लिया है। तो क्या हम भूल जाएंगे? हम तो नहीं भूलेंगे पूना पैक्ट को। बापू ये कहते हैं कि मैं, अगर दलितों को, शूद्रों को, अस्पृश्यों को बराबरी का अधिकार मिलता है तो मेरी लाश पर होके गुजरना होगा। मैं तो नहीं चाहूंगा कि इन अस्पृश्यों को बराबरी का अधिकार मिले। वो जय भीम के साथ कैसे हो जाएंगे? गांधी जी ब्राह्मणवाद के पोषक थे, ब्राह्मणवाद की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। कांग्रेस भी जीवन भर उसी व्यवस्था के लिए काम करती रही। मुझे कहना नहीं चाहिए किसी की पार्टी में हस्तक्षेप करते हुए, पंजाब के चन्नी को मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट कांग्रेस ने नहीं होने दिया। नहीं, तो जग जाएगा, पूरी दुनिया को मालूम है, बिल्कुल जग जाएगा। दोनों और हमारे कई भाई ऐसे हैं जो आज भी मुख्यमंत्री बनने के कांग्रेस से सपने देख रहे हैं। वो अपने आप को नहीं, पूरे देश के बहुजन समाज को भी धोखा दे रहे हैं। तो आखिर में कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, आम आदमी पार्टी, जितनी मनवादी पार्टियां हैं, ये किसी भी अनुसूचित जाति और बैकवर्ड के व्यक्ति को सम्मान से जीने नहीं देना चाहती। ये इकट्ठे होकर के शासक समाज नहीं बनने देना चाहती। ये सब चाहते गुलाम रहे हैं।
जे हमारे जूते के पैताबे में पड़े रहे, मैं सीधी भाषा में बोल रहा हूं, जूते के पैताबे में पड़े रहे, इनकी औकात हमारे पैताबे में रहने लायक है, ऐसी उनकी सोच है। वो हमारे लोगों को कभी समानता की बात, जो एक बराबरी का अधिकार है, वो नहीं देना चाहते, गैर बराबरी को खत्म नहीं होने देना चाहते। कोई भी पार्टी नहीं चाहती। बीएसपी ऐसे नहीं बनी थी, बीएसपी एक बड़े मकसद के लिए बनी थी। आज वो मकसद, जो मैंने शुरुआत में कहा कि जो 2500 साल का जो इतना बड़ा लंबा संघर्ष रहा, उसकी बुनियाद मान्यवर काशीराम साहब ने रखी, और वो आज वो क्या धराशायी हो रही है या हो गई है, या आपको लगता है कि उसके एक सुनहरे दिन भी आएंगे? देखिए, बाबा साहब ने एक सपना देखा था जी, और आज के दिन 69 साल पहले आगरा में बाबा साहब के आंसू निकले। आज के दिन 18 मार्च 1956 को, 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने रोते हुए, तड़पते हुए अपने उद्गार व्यक्त किए थे आगरा में। एक सपना दिया था हमको जी, उसको रंग भरने का, एक मंजिल बनाने के लिए एक फाउंडेशन रखने का काम काशीराम जी ने किया। अगर बाबा साहब को सही मायने में अगर किसी ने समझा बाबा साहब के बाद, तो काशीराम जी ने समझा और उस पर काम किया। लेकिन कांसीराम साहब के बाद कांसीराम को समझने वाला मुझे नहीं कोई अभी दिख रहा है। इसलिए हम मजबूरी में, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग हैं। अलग बात है कि मेरा समय बहुत गुजरा है, 40 साल बहुत होता है, 4 दशक मैंने भी गुजारे हैं, और मेरे परिवार में या मेरे जीवन में त्याग क्या हो सकता है? सब तो कर दिया, और क्या त्याग चाहिए? मुझे गीत नहीं गाना है, मायावती जी की जीवन में त्याग नाम की चीज नहीं है, और हमारी चरम सीमा है त्याग की। हम कांसीराम जी के सच्चे सिपाही हैं और मरते दम तक रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, आपने एक बहुत लंबी वार्ता मैंने आपसे करी है बहुजन राजनीति पर, कि बहुजन राजनीति कैसे सत्ता पर काबिज हो और आखिर इसकी मूल समस्याएं क्या थी। मान्यवर काशीराम साहब का जो अथक प्रयास, संघर्ष, बलिदान, और खासतौर पे बीएसपी की जो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन मायावती के उन नीति और रीति पर भी उन्होंने सीधा सवाल, प्रश्न उठाया कि किस वजह से सत्ता पर काबिज नहीं हो पा रही है, कौन लोग हैं जो बहुजन राजनीति को सिरमौर नहीं करना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मुलाकात होगी तो देश की राजनीति पर, समाज पर हम आपसे एक लंबी चर्चा करेंगे। मैं आगरा आया आपके निवेदन पर, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। और मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सुने, और इसकी एक एक वाक्य को दिनेश जी ने जो आज बड़ी गंभीरता से, बड़े अपने, कई बार तो उन्होंने दर्द भी छलका है, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 40 साल एक बहुजन राजनीति को दिया है। इनका जो अथक संघर्ष और जीवन कोई आसान नहीं है। इस राह पर अगर चलकर अगर आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, दलित राजनीति कोई इतना कुछ छोटा मोटा संघर्ष नहीं है कि कल सत्ता मिल जाएगी। इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात चली है तो बता दूं, हम दलित राजनीति नहीं, बहुजन राजनीति के लिए काम कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से अंतिम अपील कर रहा हूं पूरे देश के बहुजन समाज से, जी, सबका दायित्व है वो अपना अपना निभाएं। बहुजन समाज बनाने के लिए, बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए कोशिश सबको करनी है, और सभी लोग अगर ये कोशिश करते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। कांसीराम जी को 100% आज भी हम लागू कर सकते हैं, उनकी सोच को आज भी हम जिंदा रख सकते हैं, बशर्ते लोग पॉजिटिव थिंकिंग हो जाए। दो थिंकिंग है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव थिंकिंग की संख्या बढ़ गई है, पॉजिटिव थिंकिंग की संख्या माइनस में चली गई है। हम चाह रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग को हमें प्लस में लाना है। हम लोग, मान्यवर काशीराम जी अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी सोच हमारे अंदर है, उनके विचार हमारे पास है, उन्हें हम जीवित करें, उनको पुनर्स्थापित करें, और मनुवाद से इस भारत देश को मुक्त करने के लिए हम सबको काम करना चाहिए। हम करेंगे और हम कर भी रहे हैं। पूरे देश से आपके माध्यम से हम अपील करते हैं कि बहुजन समाज बनाने और बहुजन समाज को देश का हुक्मरान बनाने के लिए सभी लोग लगे, काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय मान्यवर काशीराम। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। इस वीडियो को ज्यादा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। नमस्कार।